वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज का, स्पेक्ट्रल सीरीज है उसका क्या निकालना है हमें, वेवलेंथ निकालना है। क्या निकालना है? तो बताओ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में कितना आया था, का फॉर्मूला क्या था बताना। उधर क्यों चले गए, थोड़ा सा उधर करना। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, बताओ फॉर्मूला। नहीं, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर e टू द पावर 4m। जेड तो चलो, जेड तो बन देनी है। हाइड्रोजन एटम पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता हाइड्रोजन का। यही फॉर्मूला था ना, देखो पीछे, माइनस e टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यही था ना, ठीक है। फ्रॉम बोर्स थर्ड मॉडल तुम बताना, थर्ड बोर्स मॉडल क्या था। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करता है। बोर्स थर्ड मॉडल क्या था तुम बताना। ये तो मैंने ही बोला। एनर्जी ट्रांजिशन तो था क्या, स्टेटमेंट क्या था। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब हुआ एनर्जी के बेसिस पर था। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू लोअर पर, तो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। तो ई इक्वल टू लिखते हैं ई आई माइनस ई एफ। ई आई मतलब हुआ इनिशियल ऑर्बिट और एफ मतलब हुआ फाइनल ऑर्बिट। क्लियर। अब देखो यहां जो हमने nth निकाला, इसी में निकालते हैं एनर्जी के बेसिस पर। देखो ई क्या बताया, एनर्जी जो रिलीज होता है वो किस फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। और फोटॉन्स की एनर्जी क्या होता है, ई इक्वल टू एच न्यू। आप भी आ गए, वहां से चेयर लेकर आओ। सही है, हाँ सही तो था। प्लास्टिक वाली टूटी हुई, प्लास्टिक वाली कौन सा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से चेयर क्या होगा, चेयर अच्छा एक चेयर होगा। तो देखो ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो ई आई को लिखते हैं, देखना इधर, माइनस ई टू द पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n आई स्क्वायर h स्क्वायर माइनस माइनस ई टू द पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर nf स्क्वायर h स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था ना, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जहां n था वो इनिशियल ऑर्बिट है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। तो n की जगह ni दे दिया, n की जगह पर क्या हो गया, nf स्क्वायर हो गया।
ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे लिखे एच न्यू, हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है ना, क्या निकालना है, इसको एच सी वाई लेमडा कर दें, न्यू इक्वल टू सी वाई लेमडा हो जाएगा। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, ई टू द पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 1/nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर। कोई दिक्कत, सही है, सही है, नहीं है, सही ना, सही है सर। मैं क्या करता हूँ, अरे यहाँ माइनस में प्लस हो गया तो इसको मैंने पहले लिख दिया, और यहाँ आ गया -1/ni स्क्वायर आ गया, पहले सही बोल दिया, मैंने बोल दिया वो नहीं ठीक है, नहीं ठीक। चलो क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ ना, क्या कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 1/λ। तो सी एच को यहां ले आते हैं, सी एच को यहां पर ले आते हैं, तो कितना हो जाए बताना, e टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू सी हो जाएगा, देखना, अरे एच स्क्वायर पहले से था और एच और मल्टीप्लाई हुआ तो एच क्यू हो गया सी, और 1/nf स्क्वायर माइनस ni स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो 1/λ इज इक्वल टू, ई क्या है, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम बताना, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फिक्स्ड है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, मास किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। 8 एप्सिलॉन नॉट पता ही है, ये स्क्वायर है, ठीक है, क्या है ये, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तुम्हें पता है प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, आगे 30 37 37, तब कितना, टेन पावर 30 कितना होता है, 10⁻37, एच की वैल्यू 34 होता, यूनिट क्या होता, यूनिट यूनिट प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट जूल सेकेंड। एक साधु जी के पास एक छोटा सा तोता था, पैरट, हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट आर बोलते हैं इसको, इतने को एक कांस्टेंट, सारे टर्म कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को आर लिखते हैं, और ये 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और आर को क्या कहते हैं ये बताएगी, जस्ट क्या वर्षनीत बताएगी, आर को क्या कहते हैं बोलो जल्दी, एक बंदे का कांस्टेंट, कौन बंदा था सही कह रहे, बंदे का कांस्टेंट है, हाँ उसका नाम आर से शुरू होता है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। 1 पॉइंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना होता है, सारे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 1 पॉइंट
097 क्या? और 10 टू द पावर 10 टू द पावर बताओ कितना होगा? -7। ठीक है, ये आ गया पर मीटर, यूनिट पर मीटर। तो ये वैल्यू याद रहेगा, 1/λ इज इक्वल टू R 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। NF क्या रिप्रेजेंट करता है? NF, F मतलब फाइनल ऑर्बिट और NI मतलब इनिशियल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जहां से जंप कर रहा है वो इनिशियल हो गया, और जहां तक जाएगा वो फाइनल हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। लिख लिया सबने? तो पहला जो होता है, पहला जो सीरीज आता है, पहले का क्या नाम बताया था? लाइमन सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज में पहला कौन सा सीरीज है? लाइमन सीरीज में क्या होगा? NF 1 और NI 2 3 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट सीरीज कौन सा हुआ? लेमन, दूसरा बाल्मर, तीसरा पाशन, चौथा ब्रैकेट टिफर्ड। ये सब तो 11th में केमिस्ट्री भी पढ़ा हुआ होगा ना? है नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो मेरी गलती थोड़ी है, पढ़ा था ना। हाँ। तो लेमन सीरीज हो गया NF इक्वल टू 1 और NI हो गया 2 3 4 आगे तक। तो फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू R 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। तो इसमें आपको निकालने के लिए क्या कहेगा? सुनो इधर, जो क्वेश्चन में रहेगा फॉर्मूला की फाइंड द, जैसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आपको क्या लेना है? देखो NF तो 1 ही होगा, लेमान है तो 1 होगा, और NI जो होगा 2 होगा। जस्ट उसके बगल वाला जो होगा, नियर जो होगा वो होगा, इसमें कैलकुलेट करो जो भी वैल्यू देना है, न्यूमेरिकल बता रहा हूं, न्यूमेरिकल में आएगा। NF 1 हुआ और NI। अगर इसमें पूछता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, क्या शॉर्टेस्ट, किसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? लेमन का ही, लेमन सीरीज का ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो NF तो लेमन जब है तो 1 ही होगा, और NI हो जाएगा इनफाइनाइट, इंफिनिटी। तो हर एक, ध्यान देना, हर एक लॉन्गेस्ट जो होगा जस्ट नियर वाला, और शॉर्टेस्ट होगा कौन सा? इंफिनिटी। क्लियर? अच्छा, इसको और भी कहते हैं, अल्फा लाइन भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं। कभी कोई पूछेगा फर्स्ट लाइन निकालो, तो फर्स्ट लाइन मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अल्फा लाइन भी हो सकता है, बोले अल्फा लाइन, तो अल्फा भी होता है कौन सा? फर्स्ट लाइन, या फिर लॉन्गेस्ट, या फिर अल्फा लाइन। ठीक है, इसका जो वेवलेंथ आएगा कैलकुलेट करने के बाद अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगा, अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगा। जो अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ है ना, उसके रेंज में आएगा। सेकेंड हो गया कौन सा? सेकेंड बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगा? NF कितना होगा? अब NF 2 होगा, और NI 3 4 5। एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनाए वहां देखो ना,
फॉर्मूला वही है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/NF स्क्वायर माइनस 1/, फॉर्मूला तो यही जो होता है। फिर इसका लॉन्गेस्ट, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। देख लेते हैं थोड़ा, ऐसे बता तो दोगे ही। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, तुम बताओ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज एनएफ, एनएफ तो 2 है ही, जब बाल्मर है तो 2 होगा, और एनआई 3 होगा। सही है, एनआई क्या हो जाएगा, 3 हो जाए एनआई। और इसी में अगर निकालने के लिए कहता है कौन सा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में फिर उसी तरह से हो जाएगा एनआई, तो एनएफ तो 2 ही होगा, और एनआई क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा एनआई। तो हर एक में जो भी सीरीज पूछे उसमें यही अप्लाई करना। थर्ड कौन सा होगा बताना, थर्ड कौन सा, पास्चन, पास्चन सीरीज। पास्चन में एनएफ क्या होगा, 3 होगा, और एनआई 4 5 6 एंड सो ऑन। वन बाई लेमडा इज इक्वल टू R 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। तुम बताना इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पास्चन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ NF3 होगा, NI इनफिनिटी। हर एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनआई क्या होगा, किसी में, किसी ग्रुप में भी निकालना हो, किसी सीरीज में भी निकालना हो। क्लियर। तो उसी तरह से हो गया लॉन्गेस्ट के लिए, अब तो कर लेना, अब छोड़ देते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए NF3 और NI4, और शॉर्टेस्ट के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ NF तो 3 ही होगा, और NI, अब देखो इसका वेवलेंथ बताए थे नहीं, अच्छा फर्स्ट का जो बताए थे वेवलेंथ किस में आएगा, यूवी रेंज में आएगा। सेकेंड में जो आता है इसमें रेंज जो होगा विजुअल लाइट, विजुअल रेंज में इसका वेवलेंथ जो आएगा किस में आएगा, किसका, बाल्मर का, बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ किस में आएगा, विजुअल रेंज में। और पास्चन का आएगा इंफ्रारेड रेंज में, इंफ्रारेड रेंज में आएगा। फोर्थ कौन सा, ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ फंड सीरीज। तुम बताना पी फंड सीरीज के लिए एनएफ क्या होगा, पी फंड सीरीज निकालने के लिए एनएफ क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और एनआई क्या होगा, हाँ 6 7 एंड सो ऑन। वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला कौन सा है बताना,
1/λ आर NF स्क्वायर। आर क्या कहलाता है? रेडबर्ग कांस्टेंट। स्पेलिंग क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। वैल्यू क्या होता है? ठीक है, लॉन्गेस्ट निकाल लोगे। लॉन्गेस्ट नोट कर लो सब। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अपने आप लिख लो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए NF5 Ni6। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए NF तो 5 ही होगा, Ni इंफिनिटी। और इसका रेंज है फार अवे इंफ्रारेड। ब्रैकेट में क्या होगा? NF ब्रैकेट के लिए NF और Ni फॉर्मूला वही है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए NF तो 4, Ni 5। शॉर्टेस्ट के लिए NF तो 4 ही है और Ni हो गया इंफिनिटी। यहां रेंज जो आएगा नियर टू इंफ्रारेड। बताए ना, नियर टू द इंफ्रारेड। एनसीईआरटी है किसी के पास? एनीवन है? तो लिखना तो एक क्वेश्चन इसमें से एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखना। लिखो क्वेश्चन। हालांकि हो ही गया यहां से, फिर भी लिखो ना क्वेश्चन जैसे आप। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? व्हाट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन Paschen series of a spectral line? What is the shortest wavelength present in Paschen series? निकालो, कैलकुलेट करना है। आया? कौन सा पास्चन सीरीज है ना? ब्रैकेट पास्चन।
पाश्चन सीरीज में निकालना है, पाश्चन सीरीज में निकालना है 1/λ इज इक्वल टू आर, फॉर्मूला है NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर। NF कितना होगा? NF कितना होगा? 3 होगा। और NI इन पे तो 1/∞ तो 0 हो गया। 1.097 10⁻7 7 होता है। माइनस बोले? नहीं नहीं 7 7 नहीं नहीं 10⁻7 पर मीटर। -7 कर दिया क्या? 7 होता है। 10⁻7 1/9 9 हो जाएगा ना ये? -1/0 सॉरी तो 1/∞ 0 ही हो जाएगा। तो एक तरह से कितना हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा 9/1.097 इंटू 10⁻7 होगा ना? रिवर्स नहीं हो गया है? हाँ तो लेमडा हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर हमने रिवर्स किया तो इधर भी रिवर्स करना होगा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 9 1 2 3 1097 10⁻⁻7 करीब 8 आएगा ना? 8.2 एक डिजिट और निकालो कब से। 8.26 26 10⁻⁻7 हो जाएगा क्या? मीटर में आएगा। देखना इसका आंसर पीछे यही है ना? सही क्या है? डिवाइड करो ना छोटा कंप्यूटर से जल्दी। क्या? 204 204 -7 है ना? अरे एटम निकलिया सॉरी ये वाला था ना एटम है ना? क्वेश्चन नंबर 12.3 देखो ना 12.3 उसका 880 नैनोमीटर। हाँ सही है। हाँ तो एक ही बात है, सही है। या इसको कर दो 820 कर दो तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 820 नैनोमीटर हो जाएगा। सही है, एक ही बात है। कितना भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना? अच्छा नेक्स्ट निकला ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ग्राउंड स्टेट में दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है कितना? कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी? व्हाट आर काइनेटिक एनर्जी? और दूसरा कहता है एंड पोटेंशियल एनर्जी। तभी इस केस पर बताओ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है देखना
टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या था, देखना इधर, टोटल एनर्जी रिलेशन था 1/8, बताओ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर था टोटल एनर्जी, आर की वैल्यू देने से पहले। अरे बताए तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है, तो टोटल एनर्जी कितना आया था देखो। अरे जेड तो हाँ, तुम्हें इतना सोच में सामने लिखा हुआ है, चीटिंग नहीं करने आता, सामने लिखा हुआ है देखो, शरीफ कोई हरिश्चंद्र नहीं है। तो और क्या चाहिए। अच्छा भाई, तो चीटिंग करके लिख के तो क्या मार्कशीट पर लिख क्या कराएगा, ये लड़का लाया चीटिंग करके नंबर। तो देखो ये हुआ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर आया है। कॉपी देखो ना। हाँ हाँ, और काइनेटिक एनर्जी का देखो रिलेशन आया है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 3 रिलेशन आया था देखना। और तीनों रिलेशन को में उल्टा पुल्टा करके देखो तो यहां पर आएगा आंसर कि नहीं आएगा देखना। ये जो 3 रिलेशन है यहां से कुछ इसमें से आंसर आ जाएगा, बताना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी है। अरे तीनों से ही रिजल्ट आए ना कि काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा नेगेटिव साइन ऑफ क्या, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो यहां पर टोटल एनर्जी दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, -13.6, मतलब 13 पर जो टोटल एनर्जी जो दिया हुआ है वही काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यही है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो, राइट। और आगे तो पोटेंशियल एनर्जी का देखना रिलेशन, टोटल एनर्जी का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा, रिलेशन निकालो वहां से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होगा, तो वहां से रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दो, यही आएगा ना रिलेशन। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही लर्न करना है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू याद है, बोर्स ऑर्बिट का जो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के वेलोसिटी याद है, हैं? तो क्या बताए थे, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, लिखो। हम्म, the radius of innermost, the radius of, क्वेश्चन है रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज
ऑफ हाइड्रोजन एटम इज है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। सही है गलत है? अरे हमने बताया था 0.53 एंगस्ट्रॉम बताया था ना, तो ये 5.3 इंटू ये लिखी बात है ना। व्हाट आर द रेडियस, तो इसकी रेडियस क्या होगा? व्हाट आर द रेडियस किसका? n इजिकल टू 2 एंड n इजिकल टू 3। n इजिकल टू 2 एंड n इजिकल टू 3। क्या बताया था रेडियस का? इनर मोस्ट में तो आर नॉट हो गया एक तरह से। अरे R1 को ही क्या बोलते हैं? आर नॉट भी बोलते हैं, इनर मोस्ट, बोर्स रेडियस भी बोलते हैं इसको। तो ये कितना दिया हुआ है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब देखो लास्ट में एक क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। बताओ रेडियस का नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन था? फ्लैट इसलिए रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आता तो है इसको। क्या चेक कर ले। अच्छा। हाँ, रेडियस किसके साथ होता है रिलेशन? बताओ। हाँ, आर जो होता है, हाँ आर इजिकल टू एन स्क्वायर। आर नॉट, यही रिलेशन बताए थे ना। अरे रेडियस होता है ना स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो देखो नीचे उसको बताओ कहां पर। देखो देखो रेडियस जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मिला कहीं पर? बताए थे ना एन स्क्वायर का क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और आर नॉट तो फिक्स्ड है उसका, तो वैल्यू लगा दो सब। तो किसका निकालने के लिए कह रहा है? व्हेन एन इजिकल टू, तो कितना हो जाए? आर 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 हो गया। और जब एन इजिकल टू 3 है तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 कितना आया? 10⁻⁻। ठीक है। अच्छा, बोर्स मॉडल का ड्रॉबैक क्या? ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं करता। बोर्स मॉडल का जो ड्रॉबैक हो गया, ड्रॉबैक, लिमिटेशन भी कहते हैं इसको, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। पहला है अप्लीकेबल, किसके लिए है? अप्लीकेबल फॉर सिंगल, हाँ, ऑफ एन एटम हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एटम हैविंग द मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
तो हीलियम प्लस के बारे में बताया कि नहीं? पता हाँ इलेक्ट्रॉन और लिथियम 2 प्लस हाँ, वही पूछ रहा हूँ, हीलियम प्लस के लिए होगा कि नहीं? हाइड्रोजन के साथ हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं? नहीं है। हाइड्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया ना। हीलियम प्लस के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या है? और क्या? हाँ, लिथियम 2 प्लस के लिए भी हो जाएगा। लिथियम प्लस, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर है? हाँ, वही तो, लिथियम 2 प्लस तो बता, एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया ना। लिथियम प्लस के लिए नहीं है। अरे लिथियम प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गया ना उसके अंदर, एक ही लूज किया ना, तो कहता सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। आगे और कोई बताओ दूसरा। क्या? हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, हीलियम, हीलियम देखो, रदरफोर्ड ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट पर। बोर्स ने भी यही कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट पर। लेकिन रदरफोर्ड ने तो किससे कंपेयर किया था इसको? सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में जो ऑर्बिट है वो कैसा? तो इलेप्टिकल ऑर्बिट ही तो पॉसिबल है। तो दूसरा क्या हो गया कि पाथ ऑफ ऑर्बिट, पाथ ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस में बी एलिप्टिकल हो सकता है, विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड। ये एक्सप्लेन्ड, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स। बोर्स ने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जो रदरफोर्ड ने कहा उसी को इसने भी कैरी आउट किया। जब रदरफोर्ड के पैर को खींचा इन्होंने, तो इस पर भी पैर खींचना चाहिए था ना भाई। लेकिन जब नहीं समझ में आया तो ये भी चुप रह गए। पॉसिबल तो है ना, अरे पॉसिबल है ना भाई। जब सोलर सिस्टम से किया गया है तो इलेप्टिकल पाथ भी होना चाहिए। और बताओ कुछ, तुम ही बताओ, तुम्हें पढ़ा हुआ। हाँ, देखो, जो स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बताया बोर्स ने, तो डिफरेंट जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसका इंटेंसिटी अलग अलग, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, देखो, डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज, क्योंकि स्पेक्ट्रल सीरीज में देखा गया है सबका इंटेंसिटीज भी क्या है, अलग अलग है। डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नॉट एक्सप्लेन्ड। बीच में जब जो स्पेक्ट्रल सीरीज जो आया है, तो बीच में कुछ ब्लैक लाइंस भी आया है।
जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज है ना, लेमान में, बालमन में, तो बीच में कुछ आया क्या, ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन का मतलब क्या, उसका वेवलेंथ था ही नहीं, डार्क हो गया ना। उसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेनेशन लिखो। ब्लैक लाइन इन स्पेक्ट्रल सीरीज, ब्लैक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, जिसको हम लोग कहते हैं और भी कहते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी, जो एक ही तरह के हो गए, इज नॉट एक्सप्लेन। तो ये सब जो हो गया एक्सप्लेनेशन किसका है, लिमिटेशन हो गया। ब्लैक लाइंस इन स्पेक्ट्रल सीरीज इज नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में था, यह चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में, न्यूक्लियाई, एटम्स के बाद न्यूक्लियाई।